वेलकम टू आर्या एकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि सर आप गुजराती मीडियम में तो अकाउंटिंग पढ़ाते हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में कब स्टार्ट करोगे। तो फ्रेंड्स, आपकी फरमाइश को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में अभी जो 11th कॉमर्स में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यानी कि अकाउंटिंग, वो हम अभी आज से स्टार्ट करने वाले हैं और वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं 11th कॉमर्स अकाउंटिंग सब्जेक्ट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। Okay friends, so we are going to start with a chapter number 1 and your chapter number 1 is accounting and its terminology। तो यहाँ पे जो हम कोई भी सब्जेक्ट जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी ये चीज है कि आपको उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आपने अभी 10th क्लियर किया है तो 11th कॉमर्स आपके लिए ये पहला ही साल है जो कॉमर्स में आप पढ़ने जा रहे हो। तो अकाउंटिंग में अभी आपको कुछ पता नहीं है, तो पता नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि उसको अगर पता करना है तो उसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अकाउंट्स में कौन कौन सी टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं वो टर्म्स अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अकाउंटिंग सीखना कितना आसान हो जाएगा, ये हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के थ्रू समझ सकते हैं। और ये अगर हमें अच्छी तरह से आ गई तो मैं आपको ये दिलासा देना चाहता हूं कि 100% आपको ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से और आसान भाषा में याद रह जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ सिंपल चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। तो फ्रेंड्स, यहां पे सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें यह सोचना है कि बिजनेस का अकाउंटिंग है, बिजनेसमैन अकाउंट लिखता है। तो जो बिजनेसमैन अकाउंटिंग लिखता है वो किस तरीके से लिखता है, उसमें क्या क्या लिखता है, कैसे लिखता है, क्या क्या बातें उसके दिमाग में रहती है, क्या क्या वो सोचता है और एट द एंड ऑफ द ईयर वो पूरा एनालिसिस कैसे करता है। तो ये अकाउंटिंग हमें अच्छी तरह से सिखाएगा। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें यह सीखना है और यह सोचना है कि 3 पर्सन यहां पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपको यह सोचना है कि यहां पे 3 पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा, तो कि सबसे पहले है बिजनेस, देन ओनर एंड देन थर्ड पार्टी। नाउ बिजनेस, तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये आर्य क्लॉथ स्टोर लिया है। ये एक क्लॉथ स्टोर है जो कापड़ बेचता है, कपड़े बेचता है। तो बहुत सारी दुकानें अगर हम जाएंगे तो हमारे ध्यान में आएगी और बहुत सारे बिजनेस भी हमारे ध्यान में आएंगे। आप कोई भी बिजनेस का एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन यहां पे मैंने कपड़े की दुकान का एक एग्जांपल लिया है ताकि जो हमारे रूटीन में सभी के ध्यान में आ जाए। तो हमें यहां पे देखना है कि ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है और यहां पे है वो बिजनेस ओनर है। यहां पे जो है वो बिजनेस ओनर है। तो ये बिजनेस ओनर और ये बिजनेस आर्य क्लॉथ स्टोर, ये दोनों अलग अलग पर्सन है। तो आप बोलेंगे कि अलग अलग पर्सन कैसे है। तो आर्य क्लॉथ स्टोर और ये ओनर इसलिए दोनों अलग अलग पर्सन है क्योंकि अगर ये बिजनेस ओनर है, फॉर एग्जांपल इसका नाम मिस्टर एक्स है, तो अगर ये मिस्टर एक्स ये 20-25 साल ये बिजनेस चलाने के बाद अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो ये आर्य क्लॉथ स्टोर की डेथ नहीं होती, यानी कि ये कपड़े की दुकान बंद नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि ये तो चालू ही रहती है। अभी मिस्टर एक्स का लड़का है, बराबर है, वो आर्य क्लॉथ स्टोर चलाएगा। तो उसका मतलब यह है कि आर्य क्लॉथ स्टोर और उसका ओनर ये दोनों अलग अलग पर्सन है।
तो ये समझ में आ गया, पहला ये समझना है। बाद में अभी क्या समझना है कि हम जो अकाउंटिंग लिखते हैं, हम जो अकाउंटिंग समझते हैं, तो ये अकाउंटिंग लिखना भी है और समझना भी है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। लिखता भले ही मालिक हो यानी कि ओनर हो, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है? आर्य क्लोथ स्टोर यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं कि वो ये अगर ओनर लिखता है तो वो ये समझते हैं कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। नहीं, लिखना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहा है? बिजनेस परचेस कर रहा है या बिजनेस सेल्स कर रहा है? बिजनेस एक्सपेंसेस कर रहा है या बिजनेस की इनकम हो रही है? तो ये बिजनेस को सोचना है, ओनर को सोचना नहीं है। ओनर को लिखना है लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और थर्ड पार्टी कौन कौन है? तो थर्ड पार्टी मींस ये बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शंस करने वाले लोग। तो उसमें कौन से आते हैं? तो उसमें कस्टमर्स भी आते हैं, ये बिजनेस जिसके पास से परचेस करता है वो वेंडर भी आता है, ये ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैंक भी आती है। तो ये सब थर्ड पार्टी है। तो ये तीन यहां पे हमें समझने हैं अच्छी तरह से, बिजनेस, ओनर और थर्ड पार्टी। और हम कौन है? हम है बिजनेस। ओके, ये समझ में आ गया। बाद में अभी हम अकाउंटिंग सोच रहे हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक ऐसी मेथड है, बराबर। तो यहां पे डेफिनेशन के तौर पे इन लोगों ने यहां पे अच्छी तरह से एक टर्मिनोलॉजी दे रखी है, तो हम वहीं पे यहां पे समझ लेते हैं अच्छी तरह से। नाउ रीड द डेफिनेशन फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड इट। नाउ it is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in the part of financial character and interpreting the results thereof. अभी आप बोलोगे कि सर ये इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे याद रहेगी? डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। कोई भी डेफिनेशन अगर बड़ी हो तो बड़ी डेफिनेशन सोच के हम उसको याद रखेंगे तो याद कभी नहीं होगी, लेकिन उसको याद रखने का भी एक तरीका है। कैसे याद रख सकते हैं? तो उसको याद रखने के लिए उसको आप पॉइंट्स में डिवाइड कर लो। ये इतनी डेफिनेशन बड़ी है लेकिन पॉइंट्स में डिवाइड कर लो। पॉइंट्स में अगर डिवाइड कर लोगे तो अच्छी तरह से पॉइंट्स सभी को याद रह जाते हैं, तो पॉइंट्स में डिवाइड कर लोगे तो ये अच्छी तरह से याद रह जाएगी। देखो यहां पे मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। इट इज एन आर्ट, तो सबसे पहले यहां पे याद रखना जो आपको है वो है वर्ड आर्ट। तो ये आर्ट है। बाद में 4 वर्ड्स है वो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये डेफिनेशन में। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ये 4 वर्ड्स यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसी आर्ट है यानी कि ऐसी कला है जो क्या करती है, जो रिकॉर्ड करती है। क्या रिकॉर्ड करती है? तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्डिंग पहले रिकॉर्ड करती है, अगर परचेज हुआ, सेल्स हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ कोई, बराबर, कोई खरीदी हुई, बराबर, तो ये रिकॉर्ड करती है कि चलो ये इतनी खरीदी हुई, बराबर है, इतना सेल्स हुआ, इतना खर्चा हुआ। बाद में क्लासिफाई करती है। क्लासिफाई मींस क्या? तो ये इतने खर्चे हैं, ये जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये कैपिटल एक्सपेंसेस है। ये सब आपको टर्मिनोलॉजी बाद में पता चलने वाली है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन होता है। ये परचेज है यानी कि खरीदी है, ये सेल्स है या प्रॉफिट है, ये क्लासिफाई करता है। बाद में समराइज करता है सबको। ओके, ये साल में कितनी खरीदी हुई, ये साल में कितना सेल्स हुआ, ये साल का खर्चा कितना हुआ, ये साल की इनकम कितनी रही, ये क्लासिफिकेशन होता है। ये क्लासिफिकेशन होने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में वो क्या करता है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो ये सब अकाउंटिंग में होता है। तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर वो इंटरप्रेट करता है। क्या इंटरप्रेट करता है? रिजल्ट इंटरप्रेट करता है। लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन ये ध्यान में लेता है? तो ये बताया है कि इन टर्म्स ऑफ मनी
जहां पे मनी के ट्रांजैक्शन है वही ये बिजनेस ध्यान में लेगा, उसके अलावा ये ट्रांजैक्शन ध्यान में लेगा नहीं। बराबर है। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, अगर हम उसको तोड़ मरोड़ देंगे बराबर, तो अच्छी तरह से ये अगर इसका डिसेक्शन कर लेंगे तो अच्छी तरह से ये डेफिनेशन हमें याद में रह जाएगी। बराबर। और आपको ये डेफिनेशन एज इट इज ऐसे ही लिखना है, समझना है पहले और बाद में लिख लेना है। और जब भी हम लिखने जाए तो आप अपना वीडियो पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। और ये डेफिनेशन अगर आपको पता चल गई हो तो यहां पे एक वर्ड आया है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या है? तो ट्रांजैक्शन की और एक यहां पे इन लोगों ने डेफिनेशन दे रखी है कि ट्रांजैक्शन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ट्रांजैक्शन की है, जो कोई भी आसानी से समझ लेगा। तो यहां पे लिखा है इट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ द बिजनेस। एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी अगर ये एग्जांपल हम कंटिन्यू करें तो ये क्लॉथ स्टोर है बराबर, तो वहां पे प्रोडक्ट क्या है? तो ये सब रेडीमेड गारमेंट्स बराबर, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का वहां पे एक्सचेंज होता है, कोई यहां पे प्रोडक्ट लेने आता है और पैसे देके जाता है, तो प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है। कोई ऐसा बिजनेस रहता है जहां पे सर्विस का भी एक्सचेंज होता है बराबर है। बहुत सारे एक से बिजनेस है जो सर्विस सेल्स करते हैं, सर्विस बेचते हैं बराबर। अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक एग्जांपल ले लेंगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एन एग्जांपल कि आप अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हो बराबर है, और आप बाय फ्लाइट जा रहे हो, तो वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, लेकिन वो क्या करता है? वो सर्विस सेल करता है। कौन सी सर्विस वो देता है? तो वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है। तो ये सर्विस भी देते हैं। एक्सचेंज ऑफ सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्संस बराबर है, टू और मोर पर्संस होगा तभी वहां पे एक्सचेंज होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन क्रेडिट। तो कैश भी ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शन होता है। आप सोचोगे क्रेडिट में कैसे ट्रांजैक्शन होगा? तो फॉर एग्जांपल कि कोई कस्टमर यहाँ पे आता है कपड़े लेने और वो कपड़े लेके जाता है और ये ओनर को बताता है कि मैं 15 दिन के बाद पैसा दे दूंगा, तो ये सेल्स करता है। क्यों? क्योंकि वो पहचान वाला है। तो क्रेडिट पे भी वो गुड्स सेल्स करता है बराबर। तो ये ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हो गई है ना, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे याद रखने जैसे वर्ड्स है एक्सचेंज फर्स्ट बराबर, दूसरा प्रोडक्ट और सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्संस फाइनली, एंड देन कैश और क्रेडिट। समझ में आ गया? तो ये अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन है। तो अकाउंटिंग में हम ये सब सीखने जा रहे हैं कि रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। तो ये पूरा यहां पे चक्कर यहां पे चलने वाला है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये सब यहां पे हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहां पे जब हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं तो अकाउंटिंग सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। So first is a Desi Nama, and second is double entry system. Double entry system, Desi Nama system and double entry system. तो nowadays double entry system is most popular method. बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियां हैं जो डबल एंट्री सिस्टम से ही अभी अकाउंटिंग लिखती है। तो हम भी यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करने वाला है। और डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट की थी आपको पता है? तो वो इन्वेंट की थी ल्यूका पेसियोली। ही इज द पर्सन हु फाउंड द डबल एंट्री सिस्टम एंड ही वाज फ्रॉम इटली। ओके, सो अगर आपको एग्जामिनेशन में ये पूछ ले कि भी डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किसने किया था, तो ये ल्यूका पेसियोली मैथमेटिशियन था और वो इटाली का था। तो उसने ये डबल एंट्री सिस्टम, और तब से लेकर 15वीं सदी में आई थिंक 1497 उसमें इटाली के ये ल्यूका पेसियोली ने ये डबल एंट्री सिस्टम फाउंड की थी। तो ये पूरा फ्रेमवर्क हो गया जो आपको इंट्रोडक्टरी यहां पे याद रखना है। और उसके बाद में जो जो टर्मिनोलॉजी है बराबर, ये टर्मिनोलॉजी हम उसके बाद में देखेंगे। तो
तो ये बिल्कुल समझ में आ गया, अच्छी तरह से समझ लो और बाद में पॉज करके लिख लो, ठीक है।